हेलो फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया क्यों आई। शुरू में सिर्फ ट्रेड, फिर प्रॉफिट और फिर पावर। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, इंडिया उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े रीजन्स में से एक था। करोड़ की पॉपुलेशन, हंड्रेड्स ऑफ रूलर्स, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। तो फिर सिर्फ एक कंपनी पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कैसे कर गई? क्या ब्रिटिश सुपर ह्यूमन थे? बिल्कुल नहीं। उनकी सक्सेस के पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस थे और एग्जामिनर को ये तमाम रीजंस बहुत पसंद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दो टीम्स फुटबॉल खेल रही हों और एक टीम के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हों और दूसरी टीम के प्लेयर्स प्रैक्टिस ही ना करते हों, तो रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर टीम जीतेगी। हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश आर्मी उस वक्त दुनिया की बेस्ट ट्रेंड आर्मीज में से एक थी। उनके सोल्जर्स डिसिप्लिन थे, ट्रेनिंग मॉडर्न थी, कमांडर्स एक्सपीरियंस थे और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनके पास लेटेस्ट वेपन्स थे। उस ज़माने में वॉरफेयर बहुत रैपिडली चेंज हो रहा था। यूरोप नए कैनन्स बना रहा था, नए मस्कट्स आ रहे थे, कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव हो रहे थे और ब्रिटिश इन सब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे थे। सिर्फ वेपन्स ही नहीं, प्लानिंग भी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हर बैटल से पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करते, मैप्स बनाते, सप्लाई लाइंस मेंटेन करते और फिर अटैक करते। यानी वो सिर्फ ताकत से नहीं, प्लानिंग से जीते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, ब्रिटिश सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं जीते थे। कभी कभी वो बैटलफील्ड शुरू होने से पहले ही जीत जाते थे। कैसे? ब्राइबरी, कॉन्स्पायरेसी और पॉलिटिक्स। अगर एनिमी के कैंप में आपके दोस्त मौजूद हो तो बैटल जीतना कितना मुश्किल रहेगा। इसी स्ट्रेटजी का यूज ब्रिटिश ने कई मरतबा किया। सबसे फेमस एग्जाम्पल, मीर जाफर, बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला की आर्मी का इंपॉर्टेंट कमांडर, ब्रिटिश ने उसे अपनी तरफ मिला लिया। रिजल्ट, बैटल प्रॉपरली शुरू भी नहीं हुई थी और बंगाल का फ्यूचर डिसाइड हो गया। इसी तरह माइजोर में मीर सादिक की बेट्रियल भी हिस्ट्री का फेमस एग्जाम्पल है। एग्जाम में याद रखिए, ब्रिटिश सिर्फ बुलेट से नहीं, ब्रेन से भी जीते थे। अब आते हैं दूसरी वजह पर, डिप्लोमेसी। अगर किसी से लड़ना ज़रूरी ही ना पड़े तो उससे दोस्ती कर लो। ब्रिटिश इसी पॉलिसी पर काम कर रहे थे। हर रूलर के साथ जंग करना एक्सपेंसिव था, इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेसी को अपना वेपन बनाया। स्टूडेंट्स, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी अलायंस। इसको लॉर्ड वेलेस्ले ने 1798 के बाद एक्टिवली यूज़ करना शुरू किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ब्रिटिश कहते थे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ब्रिटिश सोल्जर्स आपके किंगडम की हिफाजत करेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल गेम यहाँ थी। बदले में रूलर को ब्रिटिश आर्मी का खर्चा देना पड़ता था और अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना पड़ता था। अब सोचिए, आर्मी भी ब्रिटिश की, एडवाइजर भी ब्रिटिश का, और रूलर समझ रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी घर की सिक्योरिटी भी किसी और के पास हो और घर की चाबी भी उसी के पास हो, और आप समझें कि घर आपका है। यानी पावर धीरे धीरे ब्रिटिश के हाथ में चली जाती थी। अब तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इंडियन डिसयूनिटी। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत केयरफुली समझना। ब्रिटिश की स्ट्रेंथ जितनी इंपॉर्टेंट थी, उतनी ही इंपॉर्टेंट इंडियंस की वीकनेस भी थी। इंडियन उस वक्त एक यूनाइटेड नेशन नहीं था। हर रूलर अपनी स्टेट के बारे में सोच रहा था। मराठास अलग, सिख अलग, नवाब्स अलग, हैदराबाद अलग, माइजोर अलग। और कई रूलर्स तो ब्रिटिश की मदद भी करते थे, सिर्फ अपने राइवल्स को हराने के लिए। यानी एक दूसरे के खिलाफ ही सोल्जर्स भेज रहे थे। हिस्ट्री का एक फेमस प्रिंसिपल है, डिवाइड एंड रूल तभी सक्सेसफुल होता है जब लोग ऑलरेडी डिवाइडेड हों, और ब्रिटिश ने इसी वीकनेस का पूरा फायदा उठाया। एक और इंटरेस्टिंग बात, हर इंडियन ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था। कई वेल्दी मर्चेंट्स और बिजनेसमैन ब्रिटिश के साथ ट्रेड करके बहुत पैसा कमा रहे थे। उनके लिए बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पॉलिटिक्स कम। इस वजह से ब्रिटिश को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता रहा और रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं बन सका। अब आता है एक बहुत फेमस लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। स्टूडेंट्स, ये नाम एग्जामिनर को बहुत पसंद है। 1852 ब्रिटिश ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया। अगर किसी प्रिंसली स्टेट का रूलर बिना डायरेक्ट बायोलॉजिकल हायर के मर जाए तो उसकी स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन जाएगी। मतलब ना बैटल, ना इन्वेजन, ना वॉर, और पूरी स्टेट ब्रिटिश की। कई प्रिंसली स्टेट्स इसी लॉ के जरिए एनेक्स कर ली गई। ये ब्रिटिश की लीगल स्ट्रेटजी थी, तलवार कम, कानून ज्यादा। अब सवाल यह है, कंपनी इतनी पावरफुल हो गई थी तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या कर रही थी? इसीलिए आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की पोजीशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल बना लिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ। यानी अब कंपनी सिर्फ ट्रेडर्स की कंपनी नहीं रही, ब्रिटिश क्राउन उसके डिसीजंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने लगी। इसी दौर में पुलिस सिस्टम भी इंप्रूव किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके।
अब बात करते हैं इकोनॉमी की। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की। इस सिस्टम के मुताबिक जमींदार्स को लैंड ओनर्स बना दिया गया, लेकिन एक कंडीशन थी, हर साल ब्रिटिश को फिक्स्ड रेवेन्यू देना होगा, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी, ब्रिटिश को अपना पैसा हर हाल में चाहिए था। रिजल्ट, ब्रिटिश की इनकम स्टेबल हो गई और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे रिच प्रोविंस बन गया। इसी वेल्थ की वजह से कंपनी और वॉर्स लड़ सकी और ज़्यादा टेरिटरीज कॉन्कर करती चली गई। अब तक ब्रिटिश सिर्फ प्लान्स बना रहे थे, अब उन्होंने रिजल्ट्स देना शुरू किए। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों विक्ट्रीज ने बंगाल की दौलत ब्रिटिश के हाथ में दे दी। ट्रेडिंग राइट्स भी मिल गए और फिर एक्सपेंशन का सिलसिला शुरू हुआ। हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया, ऊद ने भी। माइजोर ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, मराठास डिफीट हुए, दिल्ली भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में आ गया और फिर सिंध, पंजाब, एक एक करके पूरा सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश कंट्रोल में आता चला गया। यानी कंपनी अब सिर्फ ट्रेडर नहीं रही थी, अब वो इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, अगर एक सेंटेंस में पूरा लेक्चर समराइज करना हो तो याद रखिए, ब्रिटिश ने इंडिया सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से कॉन्कर नहीं किया, उन्होंने मॉडर्न वेपन्स का यूज़ किया, डिप्लोमेसी का यूज़ किया, ब्राइबरी का यूज़ किया, इंडियन डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाया, स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए और इकोनॉमी को भी अपने फेवर में यूज़ किया। यानी ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, ये प्लानिंग, स्ट्रेटजी और पेशेंस की कहानी है। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सक्सेसफुल थी तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उससे पावर क्यों छीन ली, रेलवेज क्यों बनाए गए और कैसे कंपनी का रूल डायरेक्ट ब्रिटिश राज में बदल गया। ये सब हम अगले और फाइनल पार्ट में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और सीखते जाएं।